प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में जो पहला पाठ था प्रेमचंद द्वारा लिखित, उसका अध्ययन शुरू किया था। हमने लेखक प्रेमचंद के जीवन परिचय, उनकी कृतियों के बारे में जाना और फिर जो दो बैलों की कथा है उसका अध्ययन हमने शुरू किया। हमने पढ़ा कि झूरी के पास दो बैल थे जिनका हीरा और मोती नाम था। झूरी उन्हें बहुत प्रेम करता था। बैल भी अपने स्वामी को बहुत प्रेम करते थे। जितना काम वह उनसे लेता वह खुशी से करते। एक बार झूरी ने अपने साले अर्थात पत्नी के भाई के साथ बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैल सोचे हमें बेच दिया गया है, तो वे रात को अपनी रस्सी तुड़वाकर वापस आ जाते हैं। तो सभी को देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से वो अपने मालिक से लगाव करते हैं कि वे वापस आ गए हैं। लेकिन झूरी की जो पत्नी थी उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका भाई ही उन्हें लेकर गया था। अब आगे हम अध्ययन करेंगे। झूरी ने बैलों पर नमक हराम का आरोप लगाया और कहा कि चारा दाना इसे अब मैं नहीं डालूं। अब देखती हूँ कि ये कहाँ से खाएं। उसने कहा कि सिर्फ भूसे के सिवा इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दूँ। अब आगे देखिए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर जो काम करने वाला था उसे कठोर या ये कहें कि कठिन चेतावनी दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, कि सिर्फ सूखा चारा है वही दिया जाए, उन्हें अनाज बिल्कुल भी न दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, अर्थात उन्होंने चारा खाना चाहा तो वह फीका था, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? उन्हें उसमें कुछ स्वाद नहीं आया, न वो चिकना था न ही कोई उसमें स्वाद था। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, इंतजार करने लगे कि उन्हें घर के अंदर से कुछ दाना है या हरा चारा है वो लाकर खिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। ने नौकर से कहा कि थोड़ी सी खली ही डाल दे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। लेकिन मजदूर का उत्तर था कि मालकिन मालिक का विलोम शब्द कहें या स्त्रीलिंग मालकिन मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। फिर झूरी ने कहा कि उन्हें बिना पूछे चुरा कर ही ला दे। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हें किसी कहोगे। उसने मना किया। बड़े भाई या जो बड़ा होता है उसे दादा कह के संबोधित किया जाता है, तो उसने उनसे कहा कि नहीं दादा, यदि मैं चुरा कर खर डालूँगा तो आप भी यही कहोगे कि चोरी कर डाल। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। फिर दूसरे दिन लेके चला जाता है। अब कि उसने दोनों को गाड़ी से जोता। हमने पढ़ा था कि पहली बार वह
बैलों को लेकर गया, तब कभी बैल दाएं कभी बाएं अपने आप को खींच रहे थे, तो कभी पीछे की तरफ। गया है वो बहुत परेशान हुआ था। इस बार बैलों को गाड़ी से जोड़ दिया गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। फिर भी मोती नहीं चाहता था जाना दोनों ही, और वह गाड़ी को सड़क के दोनों तरफ जो खाई बनी हुई होती है उसमें धकेलना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से हीरा है वो गिरने नहीं देता है। वह ज़्यादा सहनशील था। अब हम साथ ही साथ दोनों बैलों की विशेषताएं भी पढ़ रहे। मोती है वो सहन नहीं कर पा रहा है, जबकि हीरा है वो ज़्यादा सहनशील होता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। पहले से ही झुरी का साला सजग हो गया है, इसलिए उसने मोटी रस्सियों से बैलों को बांध दिया है और कल की शरारत का मजा चखाया। पहले दिन जो बैलों ने बदमाशी की, या ये कहें जो रस्सी तोड़ाकर वापस गए थे, उसके लिए उन्हें सजा भी दी। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और बिना हरे चारे व दाने के सिर्फ सूखा भूसा है वो उन्हें खाने के लिए डाल देते हैं। दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, अपने दोनों बैलों को। उसके पास भी 2 बैल थे, उन्हें खल भी दी गई, चुन आटा भी है, या ये कहे कि अनाज है, वह भी उसने दिया, लेकिन हीरा मोती को नहीं दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ कि पास में दूसरे बैल हैं, वह तो अच्छा चारा खा रहे हैं, या कहें कि अनाज भी खा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा, उनका अपमान किया जा रहा है। ऐसा अपमान उनका अपने मालिक अर्थात झुरी के घर में नहीं हुआ था। सम्मान का विलोम शब्द है अपमान, और अप उपसर्ग लगने से यह मान जो मूल शब्द का था उसके अप उपसर्ग लगा दिया गया। ऐसा अपमान नहीं हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। झुरी तो अपने बैलों को ये कहे कि नाजुक छड़ी से भी नहीं मारता था, जबकि वहाँ उन्हें खूब पीटा भी गया। उसकी टिटकार पर दोनों उठने लगते थे। जब वह बैलों को मुँह से आवाज़ लगाकर ही हाँकता था, तभी वो दोनों भागने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। सम्मान की वजह से भी वे दुखी हुए कि उनका सम्मान नहीं हुआ, तो वे इससे भी व्यथा दुख कष्ट तो था ही। उस पर मिला सूखा भूसा और ऊपर से सूखा चारा उन्हें दिया। नांद की तरफ आँख तक न उठाई, अर्थात जिसमें उन्हें चारा डाला गया था खाने के लिए, उसकी तरफ दोनों ने देखा भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब उन्हें खेत में जोत रहा था तो दोनों आगे ही नहीं खिसक रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, जबकि अपने मालिक के इशारा करने पर ही दोनों चलने लगते थे। यहाँ उन्होंने एक कदम भी नहीं बढ़ाया।
एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, यहाँ निर्दयी गया अर्थात झुरी के साले को कहा गया है, जो साला है उसको। उसने हीरा की नाक पर डंडे भी मारे तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती को फिर गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागने लगता है। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। हल जिससे खेत जोता जाता है, रस्सी जिससे उनको बांधकर पकड़ा हुआ था वह, जुआ जो हल के पीछे बैलों के पास जोड़ा जाता है वह, और जोत जिसमें अनाज डाल करते हैं, सब कुछ उसने तोड़ दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। गया ने उनकी रस्सियाँ भी बड़ी बड़ी डाल रखी थी, इसलिए वो पकड़ लिए जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, क्योंकि दोनों आपस में मूक भाषा समझते थे। तो हीरा ने मोती को समझाया कि हमारा भागना बेकार, अर्थात हम भाग नहीं सकते। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी कि यदि मैं नहीं भागता तो यह तुम्हें जान से मार सकता था। तो कहा कि अब की बड़ी मार पड़ेगी कि इस बार और ज़्यादा मारेगा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तब हीरा ने इशारा किया या मूक भाषा में समझाया कि और ज़्यादा पढ़ने दो, यदि हमने जन्म ही इस जानवर के रूप में लिया है, पशु के रूप में लिया है, तो मार से हम कब तक बचेंगे। अर्थात मार खाना तो हमारे जीवन में लिखा ही है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। देखा कि दो व्यक्ति और आ गए हैं और दोनों ने ही लाठियाँ ले रखी। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मज़ा मैं भी। अब मोती का हमें पता है कि क्रोधी स्वभाव है, गुस्सा आता है, तो उसने कहा कि मैं भी मज़ा सिखा दूँ। हमें पता है कि यदि बैल सामना कर लेते तो उन तीनों के भी काबू में नहीं आते। लाठी लेकर आ रहा है कि लाठी लेकर आ रहा है तो इन पर मैं वार भी कर दूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़ा हो जा, कि हमें वार नहीं करना है, खड़ा रहे। मुझे मारेगा तो मैं एक दो को मार गिरा दूँ। मोती ने फिर कहा कि यदि मेरे मारेगा तो मैं निश्चित रूप से एक दो को मारूंगा। फिर हीरा समझाता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखिए, एक जानवर भी हमें वापस वार करने के लिए शिक्षा दे रहा है कि हमारी जाति में यह नहीं है, यह धर्म नहीं है कि हम इन पर वार करें। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाता, अपने भाव है वो दबा लेता। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, अन्यथा हो सकता है मोती क्रोध में गया पर भी वार कर सकता था, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए। तेवर उसका गुस्सा देखकर, उसकी स्थिति देखकर हम देखते हैं कि बैल किस प्रकार से सामना करते हैं, सिर आगे कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति होगी शायद। तो गया और उस दो जो सहायता करने के लिए लाया था वो समझ गए कि इस वक्त इसको टाल देना, अर्थात इन्हें न मारना ही उचित है। मसलहत भलाई है, इसी में ही ज़्यादा उचित रहेगी।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, फिर वही सूखा चारा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, अर्थात वो चारा आज भी उन्होंने अर्थात फिर से भी नहीं खाया। घर के लोग हैं वो भी भोजन कर लेते हैं। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली। जब सभी लोग भोजन कर लेते हैं तो उस घर से एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर बाहर आती है और दोनों के मुँह में देकर वापस चली जाती है। यहाँ एक छोटी बच्ची के मन में भी पशुओं के प्रति, दोनों बैलों के प्रति प्रेम भाव उजागर हुआ है। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है एक रोटी से एक बैल के शरीर पर, वह नहीं पड़ा, लेकिन इनके हृदय के जो भाव थे वो बदल जाते हैं। मनुष्य के भाव इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं, लेकिन बैलों के मन के भाव बदल गए। उस लड़की को के हाथ से रोटी खाकर उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बदल जाता है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ भी कोई सज्जन अच्छे स्वभाव का रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। हो सकता है यहाँ 2 भाई होंगे, गया और भैरव। लड़की की माँ नहीं थी, इसलिए वह सौतेला या दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उससे वह समझती थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। कहने का तात्पर्य है उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। जो स्त्री आई थी वह उसके साथ दोगलापन बुरा व्यवहार करती थी, वह उसे मारती थी। इसलिए इन बैलों से उसे इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, इसलिए उसे बैलों से लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते। अब लड़की से एक एक रोटी खाकर ही उनका व्यवहार है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। अब वो दिन भर जोते तो कोई भी हरकत बदमाशी नहीं करते, डंडे भी खाते और अड़ते भी थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। हल जोतने के काम में लिया जा रहा है बैलों को, और अड़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, खेत भी जोत रहे हैं। जैसे ही संध्या को उन्हें घर लाया जाता तो उन्हें बांध दिया जाता और रात को वही बालिका 2 रोटियां लेकर निकलती और उन दोनों को एक एक खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। वह लड़की जो प्रेम से उन्हें भोजन दे रही थी, उसका क्या प्रभाव था, क्या फायदा था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। उन्हें जो सूखा चारा दिया जाता वो खाने के बाद भी वो कमज़ोर नहीं हो रहे थे, अर्थात प्रेम से जो उन्हें थोड़ा सा एक प्रसाद के रूप में, जिस प्रकार हम मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमारे वो थोड़ा थोड़ा ही हिस्से में आता है, तो उसी प्रकार से एक एक रोटी उन्हें प्रेम से मिल रही थी। उस हिस्से से ही वो बरकत, उन्हें फायदा हो रहा था कि वो भूसा चारा खाकर भी, सूखा भूसा खाकर भी कमज़ोर नहीं हो रहे थे। अब आगे देखिए। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, लेकिन उनमें विद्रोह की भावना अब भी थी, अर्थात वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। दुर्बल
का अर्थ होता है कमजोर, सबल इसका विलोम शब्द है। दुर इसमें उपसर्ग है और बल मूल शब्द है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा। मूक बिना बोले और वाचाल बोलकर, अब तो नहीं जाता हीरा। आखिर में मोती ने अपनी भाषा में ही हीरा को समझाया कि अब और नहीं सहन होता। तो पूछा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दो, कि इस घर में से किसी एक दो को अपने सींगों पर उठाकर, अर्थात अपने सींगों से वार करके फेंकना चाहता हूँ, जिससे वो हमें छोड़ दे। लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की। लेकिन हीरा ने कहा कि उस प्यारी लड़की को नहीं जानते क्या? जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी कि यदि सींगों पर उठाकर फेंकोगे तो इस बेचारी के जो पिता भैरव है वो भी खत्म हो सकते हैं, जिससे यह माता तो है नहीं और अनाथ हो जाएगी। तो उसने कहा, तो मालकिन को न फेंक दूँ? तो मैं ऐसा करूँ, मालकिन को ही फेंक दूँ, वही तो इस लड़की को मारती है। मोती को गुस्सा आया हुआ, उसने कहा कि पुरुष भैरव को न फेंकूं तो मालकिन को ही फेंक देता हूँ, वो भी तो इसे मारती है। तब हीरा ने कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। यहाँ भी देखिए कितनी अच्छी, या ये कहें कि महत्वपूर्ण विशेषता बैलों की उजागर हुई है। एक बैल ने अपने मित्र या दूसरे बैल से कहा है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, अर्थात उस पर हम सींग नहीं चला सकते। अब आगे, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तब मोती कहता है कि तुम तो किसी प्रकार से नहीं निकलने दोगे, तो क्या हम रस्सी तुड़ा कर चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन ये रस्सी हम तोड़ेंगे कैसे? इसका उपाय, क्या उपाय बताते हैं आपस में। पहले रस्सी का थोड़ा सा हिस्सा उसे चबा लें, फिर एक झटके में हम तोड़ लें। कहने का तात्पर्य, यदि उसे दांतों से चबाकर रस्सी को थोड़ा बहुत गीला करते हैं, काटते हैं, तो फिर आसानी से तोड़ सकते हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। बहुत ही मोटी रस्सी से उन्हें बांधा गया था, प्रयास करते तो मुंह में नहीं आ रही थी, जोर लगा रहे थे, वो टूट नहीं रही थी। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। उन्होंने देखा कि वह लड़की आती है और अपना हाथ उनके आगे करती और चाटने लग जाती। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। जब कोई पशुओं से प्रेम करता, हाथ चटाता, उनके सहलाता है, तो पशु अपनी पूंछ भी उठा लेता है। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। उस लड़की को भी एहसास था कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। अन्य बैलों को दाना चारा दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं। तो उसने उनसे कहा कि मैं खोल देती हूँ, तुम लोग चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। जो जानवर बदमाश होता है, पशु, उसके नाक को छेद करके उसमें रस्सी या नाथ डाल दी जाती है। तो उस लड़की ने बताया कि आज घर में
सलाह हो रही है कि तुम्हारी नाकों में नाथ है वो डाल दी जाए। उसने घड़ा खोल दिया। घड़ा जो गले में रस्सी थी वह खोल देती है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लेकिन दोनों हिलते ही नहीं है। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती हीरा से पूछता है कि अबे हमें खोल भी दिया गया है, अब क्यों नहीं चल रहे हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी कि हम चले तो जाएंगे खोलने की वजह से, लेकिन इस बेचारी पर समस्या आ जाएगी। अर्थात सौतेली माँ है, उसे आभास हो जाएगा कि कौन खोल सकता है, क्योंकि बाकी सभी घर के लोग तो चाहते ही नहीं थे। तो इस लड़की को मारेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे, सभी को इस पर ही शंका होगी। सहसा बालिका चिल्लाई। अचानक वह बच्ची चिल्लाती, उसे आभास हो गया कि बैल नहीं जा रहे हैं, या वह चिल्लाकर बता देगी कि वो है उन्होंने खुलवा लिया है। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। एक छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है, पशुओं का दर्द है वो नहीं देख पा रही है, और इसलिए उन्हें रोटी भी ला कर देती है, और 4-5 दिन से देख रही थी कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उन्हें खाने के लिए ढंग से नहीं दिया जाता है, दिन भर उन्हें खेत में जोता जाता है, पीटा जाता है, और यहाँ तक स्थिति हो गई है कि घर वाले कह रहे हैं कि उनके नाक में हम अब नाथ डाल दें, जिसे इन्हें अच्छी तरह से काबू में किया जा सके। वह बेचारी उन्हें देख भी नहीं सकती थी कि उनके नाक में नाथ डाली जाए, क्योंकि उसे एहसास था या उसने सुन लिया था कि नाथ डालने से वो काबू में आ जाएंगे और उनसे अत्यधिक काम लिया जा सकता है। तो उनके दर्द को समझते हुए वह रात में उन दोनों को खोल देती है, गले की रस्सी खोल देती है। वो सोचती है कि शायद ये मेरे खोलने से भाग जाएंगे। वो उन्हें इशारा भी करती है या बता भी देती है कि आज मैंने घर वालों की ये बातें सुनी है। लेकिन हीरा है वो मोती को समझाता है कि हम यदि चले जाएंगे तो इस बेचारी पर आफत आएगी, सभी इस पर संदेह करेंगे और इसे हो सकता है कठोर सजा भी दे। लेकिन वो अचानक ही सुनते हैं कि बालिका चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि फूफा जी वाले बैल, क्योंकि उसकी बुआ जी के घर से ही बैलों को लाया गया था। वो भाग रहे हैं, आवाज़ लगा रही हो इस प्रकार से कि दोनों फूफा वाले बैल हैं वो भाग रहे हैं। ओ दादा बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी आओ। घर वालों को इस प्रकार से इशारा करती है आवाज़ लगाकर कि कहीं बैल भाग न जाए, जिससे वो यह आवाज़ लगा रही है तो घर वालों को लगे कि इसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। यह आवाज़ जब गया सुनता है तो हड़बड़ा जाता है और भीतर से जल्दी निकल कर आता है और बैलों को पकड़ने चलता है। दोनों बैल दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। गया उनका पीछा करता है और भी तेज़ भागते हैं। गया शोर मचाता है, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर चलता है। गांव के लोग भी आते हैं। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें रास्ते का भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी वे दौड़ रहे थे। जिस परिचित रास्ते से आए थे उसका उन्हें कुछ भी पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, नए नए गांव रास्ते में आ रहे हैं। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जो
गया था वो, और उनके जो मित्र थे गांव के लोग वो भी उनके पीछे दौड़ कर जाते हैं, लेकिन वो उन बैलों को नहीं पकड़ पाते हैं और वो वापस लौट आते हैं। बैल उस गांव से निकल जाते हैं, नए नए गांव से होते हुए वो निकल रहे हैं और फिर वो एक खेत के पास खड़े होकर सोचते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता है कि वो रास्ता भूल गए हैं। अब तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती को फिर गुस्सा आ गया है। हीरा ने कहा कि लगता है हम रास्ता भूल गए। तो मोती ने कहा कि तुम भी अचानक बिना होश हवास के एकदम से भाग रहे थे, पहले हम उन्हें मारते। तो क्या कहता हीरा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं। आराम से चर रहे हैं खेत में, मटर बोई हुई है खेत में उसमें, और वो वहाँ चरने लगते हैं और रुककर यह भी आहट की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई मालिक तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने हरा चारा अर्थात हरे हरे मटर खाए थे और मस्ती से कूदने लगते हैं। पहले दोनों ने डकार, भोजन करने के बाद जो मुंह से तेज़ आवाज़ निकालते हैं वो डकार महसूस की। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात अब दोनों आपस में मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे को सींग मिलाकर धक्का दे रहे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब भी उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। गुस्सा तो आया, उसे खाई में गिरा, लेकिन फिर संभल जाता है, बाहर आता है और मोती से मिल जाता है। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता था तो किनारे हट गया। मोती भी समझदारी से कार्य लेता है। उसे एहसास हुआ कि हम तो आपस में खेल ही रहे थे सींग मिलाकर, और उसी में ही झगड़ा हो सकता था, तो वह वहाँ से हट जाता है, अर्थात वह हीरा को अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है कि आगे ये दोनों बैल कहाँ जाएंगे, क्या उन्हें अपने मालिक का घर मिलता है या नहीं, या वापस गया है वो उन्हें पकड़ कर ले जाता है। हम आगामी कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।